Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we will discuss about Ohm's law and resistance of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. तो previous class में हमने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट, है ना? बट ये चार्ज का फ्लो होना तो एक इफेक्ट हो गया बच्चों. इट मीन्स चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कोई तो कॉज होगा जिसके वजह से चार्ज फ्लो करता है कि नहीं? फ्लो करना तो इफेक्ट हो गया, बट कॉज कौन है? किसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है? कैन यू गेस हियर? यस, प्रीवियस क्लास में हमने अगेन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था. एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वोल्टेज ओनली, है ना? इट मीन्स चार्ज को फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना और वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है. बट अगेन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ये कैसे होने चाहिए? यस, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस होने चाहिए. अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेवल के होंगे तो हमारा चार्ज फ्लो नहीं करेगा. चार्ज के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का हायर टू लोअर होना बहुत ज़रूरी है. ये भी हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था. और हमने क्या डिस्कशन किया था? अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से करंट भी ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो उस हिसाब से करंट भी कम फ्लो करेगा कंडक्टर में, राइट? सो दिस इज द इफेक्ट एंड दिस इज द कॉज ओनली. इट मीन्स वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन एक रिलेशनशिप है ना? अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम होगा करंट भी कम होगा. ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू दैट. तो करंट के लिए वोल्टेज का और पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है. तो हमारा ये जो ओम्स लॉ है बच्चों, ये एक रिलेशन प्रोवाइड करता है किसके बिटवीन? यस, करेंट के बिटवीन एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन, दैट इज द वोल्टेज. एंड इनके सिंबल्स क्या है? करंट का सिंबल आई है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज का सिंबल वी है. तो ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो कौन सा रिलेशनशिप डेवलप करता है? वेदर डायरेक्ट रिलेटेड है और इन्वर्सली रिलेटेड है. एंड व्हाट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? लेट्स सी हियर. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इट मीन्स ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए एक कंडक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि कंडक्टर होगा तभी तो जाके करंट फ्लो करेगा, है ना? और कौन ज़रूरी है? कांस्टेंट टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है. अगर टेम्परेचर यहाँ पर कम और ज़्यादा हो जाता है देन ये ओम्स लॉ आपका गड़बड़ा जाएगा, है ना? हम उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए पहला तो हमारे पास कंडक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट पॉइंट में किसके होना ज़रूरी है? कंडक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट में क्या होना ज़रूरी है? टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. तभी जाके हम ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं. कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना? तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज ओनली. ये कैसे पता चलेगा? जस्ट हमने अभी डिस्कशन किया. अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से करंट भी ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो उसके हिसाब से करंट भी कम हो जाएगा, है ना? तो मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया है एंड उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? एंड उसके साथ मैंने एक बैटरी अटैच कर दी. एंड हमें पता है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फ्लो करता है, राइट? दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, राइट? सपोज मैंने यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है तो उस हिसाब से करंट फ्लो करेगा. अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को और ज़्यादा कर दूँ, 12 वोल्ट कर दूँ, तो उस हिसाब से करंट भी बढ़ जाएगा, है ना? अगर मैं यहाँ पर 20 वोल्ट ले लूँ बैटरी, इट मीन्स करंट भी उतना और ज़्यादा फ्लो करने लगेगा हमारे कंडक्टर में. सो ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट ओनली. अगर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हमारा इंक्रीज होता है तो उस हिसाब से करंट भी ज़्यादा फ्लो करने लगेगा. यस, दैट इज द ओम्स लॉ ओनली एंड इट गिव्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. वी कैन राइट, सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. एक ही बात है ना? अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, अगर एक को भूख लगेगी तो दूसरे को भी भूख लगेगी. सो वी हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज IR. This is the formula of the
ओम्स लॉ। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है द होल चैप्टर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली, दैट इज V इज इक्वल टू IR। आप चाहे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, अगेन कोई भी फॉर्मूला और डिराइव कर लो, सारे फॉर्मूलेज अब इसी से ही डिराइव होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स अल्टीमेटली इसी फॉर्मूले से ही हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR। एंड यहाँ पर R क्या है? R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको बोला जाता है रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है? रेसिस्टेंस। ठीक है, एंड इसकी SI यूनिट अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? V इज इक्वल टू IR हो गया है ना, तो R कितना हो जाएगा? V बाई I हो जाएगा, राइट। तो SI यूनिट इसके हम कैसे निकालेंगे? सो वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज वोल्ट। एंड करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। सो R कितना हो जाएगा? वोल्ट बाई एम्पियर। एंड वोल्ट बाई एम्पियर क्या है? दैट इज नथिंग बट द ओम ओनली। एंड इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल के साथ, दैट इज ओमेगा। इस सिंबल के साथ, राइट, इसको ऐसे करते हैं सिंबल, दैट इज ओमेगा। सो हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आ गया? V इज इक्वल टू IR, राइट। एंड R क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड इसका SI यूनिट हो गया, दैट इज ओम। ठीक है, अगेन हम डिस्कशन करेंगे ये जो हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बिटवीन डायरेक्ट रिलेशन है, उसके ग्राफ भी तो बनेंगे। यस, नाउ विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का ग्राफ। ये कैसे बन रहा है? वेदर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वेदर स्लोप बन रहा है, वेदर कर्व बन रहा है, वेदर जिगजैग बन रहा है। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट? लेट्स सी हियर। ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन ओनली। एंड दिस एक्स एक्सिस को हम लेते हैं वोल्टेज, दैट इज वोल्ट, एंड वाई एक्सिस को हमने लिया है करंट, राइट। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 वोल्ट लिया है, एंड करंट में मैंने लिया है 2 4 6 8 एम्पियर, राइट। तो अगर हम 1 वोल्ट बैटरी लगाते हैं देन करंट कितना शो करता है? 2 एम्पियर। अगर 2 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे करंट शो करेगा 4 एम्पियर। अगर 3 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे करंट शो करेगा 6 एम्पियर। हमें पता है क्योंकि वोल्टेज हम जितना प्रोवाइड करेंगे करंट उतनी ही फ्लो करने लगेगा, करंट उतना ही ज़्यादा शो करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट इज ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, राइट। अगर वैसे ही हम 4 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो करंट 8 एम्पियर्स का शो करेगा। एंड अगर हम इसको ज्वाइन कर ले सो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी कैसे बन रही है? स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप। स्लोप जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। सो व्हाट विल बी द VI ग्राफ हियर? दिस इज स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप। दैट्स ऑल अबाउट आवर ओम्स लॉ। अगेन हम रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। सो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं, एंड उसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? जस्ट बिफोर हमने डिस्कशन किया, इसका SI यूनिट हो जाएगा ओम। तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? अगर न्यूमेरिकल्स में दिया होगा इतने रेजिस्टेंस का, इट मीन्स हम उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे दिया होगा R इज इक्वल टू 1 ओम, 5 ओम, 3.5 ओम, लाइक दैट ओनली। अब ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस तो हमने भी पढ़ लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका SI यूनिट ओम है, उसको R से डिनोट किया जाता है, उसको ऐसे मेंशन किया जाता है। बट एक्चुअली रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, अपोज करना, है ना। अपोज करना होगा और रोकना होगा। अब फ्लो कौन करता है? हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना। चार्ज फ्लो करता है, कौन सा चार्ज फ्लो करता है? नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, राइट। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है एक कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स इजी फ्लो करता होगा, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती होगी, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आते होंगे, कोई अपोजिशंस नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे कंडक्टर्स में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आते होंगे उनको ओवरकम करके उनको आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। इट मीन्स
ऑब्स्टेकल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स रुक रुक के फ्लो करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हमने क्या भी बोला, अपोज करना, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जा रहे होंगे एंड हमारे रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो हमें अपोज करते हैं, हमें फ्रीली जाने देते हैं, बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। कई सारे बाइक्स हैं, कार्स हैं, बस है, ट्रक्स हैं, लोग का भी जाना आना रहता है लोगों का, राइट। कोई रास्ते में बच्चे आ जाते हैं, तो हमें उन सबको ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजी फ्लो, इजी मूव नहीं कर पाते। जब वो फ्लो करते हैं कंडक्टर में तो उनके बिटवीन कई सारे पार्टिकल्स आते हैं कंडक्टर में, ठीक है। सो उन सारे पार्टिकल्स को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ना पड़ता है। अगर ओवरकम ये कर रहा है इट मीन्स उसके अंदर लड़ झगड़ के जाना पड़ता है उसको, दैट इज द रेजिस्टेंस। वो इनके मूव को रोकते हैं, इजी फ्लो नहीं होने देते हैं। The statement of resistance is obstacles or oppositions present in the conductor in the path of moving charge। जब चार्ज मूव करता है उनके पाथ में कंडक्टर के बिटवीन जो ऑब्स्टेकल्स एंड ऑपोजिशंस होंगे उनको हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? टोटली 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। सो व्हाट आर दिस फैक्टर्स ओनली? फर्स्ट हो गया लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर, वायर क्या है? एक कंडक्टर ही तो है ना। तो जितना लंबा तार होगा, जितने लंबे कंडक्टर होंगी उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रोकना। जो कंडक्टर के बिटवीन जो पार्टिकल्स है ये मूविंग चार्ज को अपोज करते हैं। इट मीन्स जितना लेंथ होगा वायर का और कंडक्टर का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उनके बिटवीन जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स इफ लेंथ ऑफ द वायर विल बी मोर देन रेजिस्टेंस विल बी मोर, क्योंकि जितना लंबा तार उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, उतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे, उतने ज़्यादा रेजिस्टेंसेस होंगी, है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। अगर वायर का लेंथ इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज ही होगा। सेकेंड फैक्टर ये क्या डिपेंड करता है? दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये हो गया उसकी लंबाई, लेंथ ऑफ द वायर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये उसकी मोटाई हो जाएगा। सपोज ये एक तार है, उसको हम ऐसे देखेंगे तो एक सिलेंडर टाइप का है ना। सो ये हो गया उसका एरिया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये कैसे डिपेंड करता है? अगर ज़्यादा एरिया देन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर कम एरिया होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। ये बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इसका इन्वर्स रिलेशन है किसका? रेजिस्टेंस का। इट मीन्स जितना ज़्यादा मोटाई रेजिस्टेंस उतना कम, और जितना कम मोटाई रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। थर्ड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। बिल्कुल, मटेरियल का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर कॉपर को लेते हैं रेजिस्टेंस कम होगा, सिल्वर को लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। बट अगर हम एल्यूमिनियम को लेते हैं तब भी ठीक ठाक होगा। बट अगर हम आयरन को लेते हैं, अगर Fe आयरन को लेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो करंट रुक रुक के और ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा आयरन के इनसाइड जाने के लिए, राइट। सो अगेन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। डिफरेंट मटेरियल्स की वजह से रेजिस्टेंस उस हिसाब से हमारा होगा। अगर कॉपर और सिल्वर को लिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो रेजिस्टेंसेस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम और आयरन को लेते हैं, इनके कंपैरिजन में हमारा रेजिस्टेंस इन दोनों के केस में ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड यही नेचर ऑफ द मटेरियल को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, उसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज नोन एज रो। कैसे लिखते हैं? रो। रो क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये अगेन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। अगर बढ़िया मटेरियल हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो कम रेजिस्ट करेगा, करंट बहुत बढ़िया फ्लो करने लगेगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सपोज इंसुलेटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो इस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने लगेगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कैसे टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? हमें पता है, सपोज ये एक कंडक्टर है, उसमें हमने टेम्परेचर राइज कर लिया, तो टेम्परेचर राइज करने से हमें पता है क्या होगा? पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगेंगे,
है ना, इधर उधर रैंडमली मूव करने लगेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड रैंडमली मूव करने लगेंगे, एंड तब अगर इलेक्ट्रॉन पास होगा और चार्ज फ्लो करेगा तब कोलाइजन नहीं होगा, एक दूसरे से टकराएंगे। अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। अगर एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, उसके आगे ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे ओवरकम करने के लिए। इट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। So these are the 4 factors on which resistance depend upon. First हो गया length of the wire, second हो गया area of cross section, third is the nature of the material, fourth is the temperature. हम ये 4 फैक्टर को यूज करके अगेन हमें और एक फॉर्मूला डिराइव करना है. So let's do that. So what are the factors on which resistance depend upon? Just before we have discussed. First में हमने क्या पढ़ा था, resistance is directly proportional to the length of the wire. Give it to equation number 1. Again हमने क्या पढ़ा था, R is inversely proportional to area of cross section, right? Give it to equation number 2. अगर हम ये दोनों equations को join कर ले, we'll get R is proportional to L by A. ये एक रिलेशन हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और कंडक्टर, राइट. अगर हम इसको इक्वल करना चाहेंगे दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा. अब रो क्या है, जस्ट बिफोर मैंने बोला था दिस इज द क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, है ना. एंड यहाँ पर इससे बढ़िया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अगेन रो के ऊपर, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ऊपर और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर रो हो जाएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है. एंड इसको लिखते कैसे हैं, दैट इज रो, राइट. उसको ऐसे लिखा जाता है एंड दिस इज नोन एज रेसिस्टिविटी. इसको क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी, ठीक है. सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट इज आर रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. So this is the ability to resist the flow of current and ये बिल्कुल डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल ही है. मतलब क्या है, ये सपोज जो हमने कॉपर लिया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर रो कम होगा. अगर मैं यहाँ पर सिल्वर लूँ, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि बढ़िया से हमारा चार्ज फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा. अगर मैं यहाँ पर आयरन लेती हूँ तो इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम लेती हूँ तो आयरन के हिसाब से रेजिस्टिविटी इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. इसको जस्ट बिफोर हमने इसको डिस्कशन भी किया हुआ है. रेजिस्टिविटी अगेन इंसुलेटर्स के लिए भी अलग हो जाएगा एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए भी अलग हो जाएगा क्योंकि हमें पता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, करंट नहीं फ्लो करने लगेगा, है ना. सो दिस इज रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी और रो का एसआई यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो कितना हो जाएगा, आर ए बाई एल, राइट. जस्ट हमें पता है कि रो आर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज ओम, एंड एरिया का दैट इज मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का कितना है मीटर, तो यहाँ पर कट हो जाएगा. सो दैट विल बी ओम मीटर. सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और रो, दैट इज ओम मीटर. तो बच्चों को यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है अबाउट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, दोनों का फंक्शन तो इक्वल दिखता है, राइट. सो लेट्स डिफरेंशिएट. सो द डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे से तो कई सारे डिफरेंसेस है बच्चों, हमें पता है. जैसे रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, राइट. यहाँ पर रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है. सेकेंड अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, है ना, उसको ऐसे डिनोट करते हैं. एंड इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, दैट इज रिटन लाइक दिस, है ना. अब थर्ड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड
एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और मोटाई में अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन उसका इंक्रीज होगा तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ये डिपेंड तो करता है लेंथ एंड एरिया के ऊपर, बट यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो का लेंथ एंड एरिया के ऊपर कोई मतलब नहीं है। ना ही लेंथ इंक्रीज होने से ये इंक्रीज होगा, ना ही एरिया इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होगा। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, वी कैन राइट, डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। देन फोर्थ में क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऊपर एज वेल एज टेम्परेचर के ऊपर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। लास्ट 2 पॉइंट जो हमने फैक्टर्स डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस पढ़ा, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा एज वेल एज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली हमने जस्ट बिफोर डिस्कशन किया है कपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और कंडक्टर्स लेते हैं वो मटेरियल का, तो उसके रेजिस्टिविटी कम और ज़्यादा हो जाएंगे। एंड वैसे ही अगर हम मटेरियल्स लेंगे, अगर वही मटेरियल्स के अंदर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी में फ़र्क तो पड़ेगा ही, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, बट रेजिस्टेंस ये चारों के ऊपर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी में लेंथ एंड एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस चारों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी मेटल्स में क्या होगा। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी मेटल्स में रेजिस्टिविटी कितना होगा, अलॉयज का रेजिस्टिविटी कितना होगा, एंड इंसुलेटर्स का रेजिस्टिविटी कितना होगा। ठीक है, जैसे हमें पता है मेटल्स अगर हम लेते हैं कॉपर, सिल्वर, उनका रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर हम अलॉयज लेते हैं, अब अलॉयज क्या है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा हुआ है मेटल नॉन मेटल्स में। अलॉयज क्या है, इफ 2 और मोर मेटल्स और ए नॉन मेटल अगर हो गया वो हो जाएगा अलॉय। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगर अलॉय हम लोग लेंगे वहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। वैसे ही इंसुलेटर्स अगर हम लेंगे, इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल नहीं करंट फ्लो करेगा, बट अलॉयज से ज़्यादा है, बट अलॉयज का इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। तो जैसे हमने मेटल्स ले लिया, सपोज कॉपर, सिल्वर ले लिया और एल्यूमिनियम ले लिया, तो उसमें रेजिस्टिविटी कम होगा क्योंकि करंट फ्लो करने लगेगा। अगर अलॉयज लिया है तो रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अलॉयज क्या है, 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर हो गया, तो ये करंट को रेजिस्ट करने लगेगा, तो इसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। वैसे ही इंसुलेटर्स में करंट बिल्कुल नहीं पास होंगे, राइट, तो इसका रेजिस्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस and Ohm's law. That's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.